Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121, Advanced English Structure number 172, 173 and 174. सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको कुछ यूं कहना हो कि अभी जैसी स्थिति है, अभी जैसे हालात हैं, तो इस केस में आप कहेंगे सबसे पहले तो एज थिंग्स स्टैंड, और फिर उसके बाद आप आगे का क्लॉज जो भी होगा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूं जिससे आप इसे आराम से रेफर कर पाएं जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े। जैसी स्थिति अभी है, हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। एज थिंग्स स्टैंड, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो एज थिंग्स स्टैंड, हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। पड़ेगा, एक सेंस ऑफ कंपल्शन आ रहा है, तो हम कहेंगे वी विल हैव टू। अब ये ध्यान दीजिए कि फ्यूचर की बात है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है, फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे वी विल हैव टू। अगर ये प्रेजेंट टेंस का होता तो हम कहते हैं वी हैव टू। सो वी विल हैव टू वेट, इंतजार करने के लिए, और इंतजार करना पड़ेगा मतलब अभी और टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा, सो हम फर्दर ऐड कर देते हैं यहाँ पर। एज थिंग्स स्टैंड, विल हैव टू वेट फर्दर, विल हैव टू वेट इवन मोर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम मतलब निकल कर आएगा। एक बार फिर से, एज थिंग्स स्टैंड, विल हैव टू वेट फर्दर और विल हैव टू वेट इवन मोर। फिर आता है जैसी स्थिति अभी है, कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। एज थिंग्स स्टैंड, कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। द कंपनी द कंपनी झेलना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम फिर से ओके, यहाँ पर एक एक कोई पुश अलग से नहीं आ रहा है, एक सिचुएशन की बात हो रही है, तो हम कहेंगे द कंपनी, चलिए ठीक है, कंपल्शन वाला ही सेंस ले लेते हैं, हैज टू बेयर लॉसेस। ठीक है। आप चाहें तो इसके बदले जो मैं पहले कह रहा था उसका, उस स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज थिंग्स स्टैंड, द कंपनी इज फेसिंग लॉसेस, तो वो भी एक एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, और उसका मतलब भी काफी हद तक यही होगा कि नुकसान झेलना पड़ रहा है या फिर नुकसान का सामना करना करना पड़ रहा है। मैं आपके रेफरेंस के लिए वो स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिख देता हूँ। एज थिंग्स स्टैंड, द कंपनी is facing losses। ठीक है। फिर आता है तीसरा स्टेटमेंट, जैसी स्थिति अभी है, हमें घर से ही काम करना पड़ेगा। एज थिंग्स स्टैंड, हमें घर से ही काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम तो एक ऐसा फ्रेज है जो ऑल थैंक्स टू कोविड हम सबको पता चल गया है इसका क्या मतलब होता है, और इसका इस्तेमाल भी हम एकदम बिंदास कर रहे हैं। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बारी आती है। जैसे ही कोई काम हुआ, जैसे ही फलाना काम हुआ, तो उसके बाद एक कोई फॉलो अप काम हो गया, उससे मिलता मतलब उससे उसके रिजल्ट के तौर पे एक दूसरा काम भी हो गया। स्ट्रक्चर क्या है, पहले वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। द मोमेंट, या फिर आप चाहें तो द मिनट, या फिर द सेकंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट को इस्तेमाल कीजिए, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर वर्ब, और फिर जो दूसरा क्लॉज है। जैसे ही वह क्लास में घुसा, द मोमेंट ही, क्लास में घुसने के लिए आप एंटर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली यहाँ पर घुसा पास्ट की बात हो रही है, सो द मोमेंट ही एंटर्ड, कहाँ घुसा, क्लास में, द क्लास। अब ये ध्यान दीजिएगा, एंटर्ड इनटू द क्लास, एंटर्ड इनसाइड द क्लास, वो सब करने की जरूरत नहीं है। एंटर अपने साथ कोई अलग से प्रपोजिशन नहीं लेता है। सो एज सुन सॉरी द मोमेंट ही एंटर्ड द क्लास, सब शांत हो गए। एवरीबडी, एवरीबडी या फिर एवरीवन वेंट साइलेंट। एवरीबडी वेंट साइलेंट, यहाँ पर कोई अक्सर लोग गड़बड़ क्या करते हैं, एवरीबडी बिकेम साइलेंट कर देते हैं, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है। वो बेशक आपको सुनने में लगेगा सही क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन हो रहा है वहां पर, लेकिन वो कहने से आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली ऑकवर्ड, एक स्ट्रक्चरिंग जो होती है वो ऑकवर्ड हो जाती है। जैसे ही लाइट गई, द मिनट द लाइट वेंट आउट। देखिए, बिजली कटने के लिए आप पावर गो ऑफ या फिर लाइट गो आउट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ। एज द मिनट द लाइट वेंट आउट, या फिर द मिनट द पावर वेंट ऑफ।
सबने अपने फोन की टॉर्च जला ली। एवरीवन स्विच्ड ऑन देयर फोन लाइट्स। आप चाहें तो फोन्स टॉर्च भी कह सकते हैं, या फिर फोन्स फ्लैश लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे ही उसे सच्चाई पता चली उसने माफी मांग ली। तो देखिए, इसको ट्रांसलेट करते हुए आप क्या कहेंगे? द मोमेंट, या फिर द मिनट, या फिर द सेकेंड। चलिए यहाँ पर द सेकेंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। द सेकेंड उसे सच्चाई पता चली, ही फाउंड आउट द ट्रूथ, उसने माफी मांग ली। ही apologized. The second he found out the truth, he apologized. तो ये तीनों थे दूसरे स्ट्रक्चर पे, और ये चारों हैं अब आखिरी स्ट्रक्चर पे। ये वाला तो बेहद आसान है, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन क्या हुआ भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो ना है। तो इसमें हम कहते हैं देयर इज नो पॉइंट इन, और फिर वर्ब का एनजी फॉर्म। पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन याद करने का, रिमेंबरिंग पुरानी बातों को, ओल्ड मैटर्स। There's no point in remembering old matters. There's no point in remembering old matters. जब वह सुनता ही नहीं तो समझाने का क्या मतलब है? There is no point in explaining. There's no point in explaining जब वह सुनता ही नहीं. When he doesn't listen. There's no point in explaining when he doesn't listen. फिर आता है देर होने के बाद जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है. There is no point जल्दी करने का। तो इसके लिए यहाँ पर रशिंग का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। रश करने का मतलब जल्दी करना होता है। सो देयर इज नो पॉइंट रशिंग, देर होने के बाद, आफ्टर, देर होने के बाद, सो आफ्टर गेटिंग लेट। देयर इज नो पॉइंट इन रशिंग आफ्टर गेटिंग लेट। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। सोचिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देयर इज नो पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए, और उसे डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।